नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सरकार के ही खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। आत्महत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस बार एक नौजवान ने आत्महत्या की अपने ही भाई पर आरोप लगाते हुए। आर्थिक मामलों में मुद्दों में इस तरह की कहानी सामने आई। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा में बीजेपी व्यस्त है और उसके बीच टिकट को लेकर मारामारी है। इन टिकटों की होड़ में इस बार बहुत बड़ी संख्या में नौकरशाहों की कतार लगी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राजनीति में नौकरशाहों का चुनाव से पहले नाम आता हो। लेकिन इस बार जिस तरह से हर संभाग में नौकरशाहों के, खास करके राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार जो हैं, निरंजन आर्य, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और न सिर्फ इस लिस्ट में शामिल हैं बल्कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी की जो कमेटीज बनी है उसमें भी निरंजन आर्य का नाम है। इन सब के बीच निरंजन आर्य अपनी राजनीतिक यात्राएं जारी रखे हुए हैं। बीएल सोनी हाल ही में रिटायर्ड एक पुलिस अधिकारी हैं, वो भी राजनीति में आने की मंशा रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं राजनीति में। राजस्थान में ऑलरेडी आ चुके हैं, उनमें भी हरीश चंद्र मीना जैसा नाम है जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं। और भी नामों की गिनती, एक लंबी फहरिस्त है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में भी है। तो ब्यूरोक्रेट्स का पूरी अपनी जो नौकरशाही में उनका जो जीवन यात्रा है वो पूरी करने के बाद आखिर राजनीति में आने का उनका फैसला और उनका मन जो है वो क्यों होता है, आज विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरोक्रेट जो है वहां से राजनेता बने हरीश चंद्र मीणा वो जुड़ेंगे, जो कि इस वक्त विधायक हैं, और उनके बड़े भाई केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नमो नारायण मीणा। हमारे साथ चेतन राज पुरोहित प्रवक्ता बीजेपी के हैं, अनूप ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस, केसी वर्मा जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी अभी हाल ही में बीजेपी से जुड़े हैं। हमारे साथ पवन जैन है जो कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान का, वहां से बीजेपी के दावेदार बनने की कोशिशों में जुटे हैं, वो भी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। राजेंद्र सिंह धोलिया है जो कि बीजेपी से हैं और प्रवक्ता है लाडनू में, वो भी ब्यूरोक्रेसी से आते हैं और अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पुष्पा गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केसी वर्मा जी अधिकृत रूप से बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हरीश चंद्र मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस वक्त विधायक है। तो मैं शुरुआत उन्हीं से करना चाहूंगी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और राजनीति दोनों का रंग उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से देख लिया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है हरीश चंद्र मीणा जी की। उनके बड़े भाई, जैसा मैंने अभी बताया, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। हरीश चंद्र मीणा जी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप जब काम करते हैं तो राजनेताओं के आदेशों की पालना करते हैं। जन सेवक होते हुए आप व्यवस्था में कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप जनता को कंट्रीब्यूट कर सके। डीजीपी रहे हैं हरीश चंद्र मीणा राजस्थान के, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने का फैसला। बहुत बार इस पर चर्चा हुई है हरीश चंद्र मीणा जी की, जब ब्यूरोक्रेट राजनीति में आता है तो उसके पीछे क्या सोच होती है। लेकिन आज हमारे पैनल में बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, राजनीति में अब आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में अपनी इनिंग पूरी करने के बाद। तो आपका ये जो अनुभव है राजनीति का, ब्यूरोक्रेसी का, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं हरीश चंद्र मीणा जी? मैम, मुझे तो इसमें बड़ा फायदा रहा कि मैं सरकारी नौकरी में से राजनीति में आया। सरकारी नौकरी में जो हम लोग जाते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, जनता की समस्याओं को नज़दीक से देखते हैं और नेताओं से भी हमारा संपर्क रहता है। कुछ हम उनको सुझाव देते हैं, उनके कुछ आदेश होते हैं, उनकी पालना करते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हमारे नेता और अधिकारियों की एक ही सोच हो, एक ही विचारधारा में चलें, एक ही कार्यशैली हो, तो उसको जनता को लाभ मिलता है। क्योंकि मैं सरकारी पृष्ठभूमि से, सरकारी नौकरी की पृष्ठभूमि से आया हूँ, मुझे इसमें हरदम फायदा मिला एक सरकारी कर्मचारी होने का। मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, वो भी नियम की बात करते हैं, उनको हम समझा सकते हैं हमारी समस्या, और जनता को हम समझाते हैं भाई ये कानून है, ये हमारे यहाँ की समस्या है, इस नियम से आप जो होगी। तो मुझे तो ये मेरा जो अनुभव है 10 साल का, बड़ा फायदेमंद रहा है और मुझे इसमें हर तरह की सुविधा है।
जी, निश्चित रूप से फायदेमंद है, इसीलिए आप राजनीति में हैं। एक बार आपने पूरा जीवन एक अलग तरह की सेवा में जिया और उसके बाद दूसरी सेवा। दरअसल राजनीति वो क्षेत्र है जो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसमें सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है बाकी सारे सेक्टर्स की तुलना में। ये भी हमारी नई जनरेशन जो है, वो नई जनरेशन कोई भी राजनीति में आने को लेकर उतनी उत्साहित नहीं होती है। मतलब राजनीति में जो नई पीढ़ी है वो अपना करियर बनाए, राजनीति में आए, उसकी बजाय जो एक पूरा जीवन ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स अपना जी चुके होते हैं, उसके बाद राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत होती है। तो पंकज जैन जी, इस नई पारी की शुरुआत भी जीरो से करनी होती है आपको? देखिए, मैं मूलतः राजाखेड़ा से हूँ। मैं पुलिस की नौकरी 36 साल करके राजाखेड़ा जब लौटा तो 25 साल से हम लोग वहाँ पे समाज सेवा का काम कर रहे हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र में हमने पिछले 25 साल में 28 मेडिकल कैंप किए, करीब 54 कवि सम्मेलन किए हैं। और मैं मूलतः लेखक भी हूँ, पूरी देश दुनिया में जाता हूँ। मैं पहला विद्यार्थी था हिंदुस्तान का जिसने भौतिक शास्त्र को हिंदी माध्यम से लिख के चयनित हुआ। मैं जयपुर में ही मैंने MSc की थी। और राजाखेड़ा से मेरा जुड़ाव ये रहा कि मैंने राजाखेड़ा से कभी अपना जुड़ाव कम नहीं किया। पिताजी के देहावसान के बाद मैं मूलतः राजाखेड़ा से हूँ। और राजाखेड़ा की एक विडंबना और विसंगति ये रही कि 70 साल से विधानसभा में कोई राजाखेड़ा का व्यक्ति नहीं गया। तो और जिस तरह के दौर में हम लोग अभी राजस्थान में देख रहे हैं, कानून व्यवस्था बेलगाम है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लोक सेवक से जन सेवक के रूप में रूपांतरण होने का। अभी मैंने 12 अगस्त को प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और 70 साल से वहां पर एक परिवार काबिज है। उस परिवार का आतंक इतना है कि थाने हो, तहसील हो, कचहरी हो, एक विधायक के आदेश के गुलाम रहते हैं। और ये विडंबना कहिए, राजस्थान की अल्पमत सरकार जब होती है तो हर विधायक मुनि मुख्यमंत्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो राजस्थान में अभी दौर है, कानून व्यवस्था बेलगाम है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ अंधेर नगरी चौपट राज है। और राजाखेड़ा उसकी एक ताजा मिसाल है कि वहाँ एक परिवार 3 पीढ़ियां 12 बार विधायक रहे हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि राजाखेड़ा में स्कूल है तो टीचर नहीं है, सड़क एक है बात तो मुझे समझ में नहीं आई पंकज जैन साहब, ऐसा लगता है पंकज जैन जी, एक मिनट। पंकज जैन जी, पवन में पूरी की पूरी जो पुलिस और प्रशासन की मशीनरी है, उसके पास जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था की। ये काम नेताओं का तो है नहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो आपके जो साथी हैं, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो प्रशासन में हो, क्या वो इतने सक्षम नहीं है कि कानून व्यवस्था राजस्थान में बनाए रखे और आपको राजनीति का सहारा लेना पड़े? देखिए, मैंने कहा ना कि जब ये राजनीति हावी हो जाती है इस कदर कि वहां पे जो थाना प्रभारी हो या पुलिस अधीक्षक हो, अगर उनकी पोस्टिंग विधायक करते हैं तो उनकी जो है वो जिम्मेदारी कानून व्यवस्था नहीं हो जाती, वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पे पुलिस न्यायपालिका की तरह निष्पक्ष नहीं है, या जुडिशरी में जिस तरह के पारदर्शी पैमाने होते हैं पोस्टिंग के, वो पुलिस में नहीं है। तो अगर थाना प्रभारी विधायक की पसंदगी से पोस्ट हो रहे हैं, अगर पुलिस अधीक्षकों की पदस्थापना, चूंकि विधायक, अगर एक विधायक इधर, चूंकि हमारे राजाखेड़ा के विधायक वो थे जो एक जगह कभी उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और एक कैंप में चले गए थे, वापस वो लौट के आए थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी राजाखेड़ा आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे ये 3 विधायक बागी होकर करोड़ों में बिक गए थे और मैं इनसे ये कहूंगा कि ये पैसे वापस कर दें, नहीं तो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको डराएंगे। तो अगर ओपन मन से ये बात होती हो कि विधायक बिक रहे हैं, विधायक नीलाम हो रहे हैं, सरकारें बनाने के लिए विधायक दल बदल रहे हैं, और वो विधायक फिर जब तय करते हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो पुलिस विभाग है, मैं चूंकि 36 साल इसके साथ रहा हूँ और मैंने पुलिस की पीड़ा को पूरी दुनिया में मूल तक कभी हूँ। लाल किले से 14 बार मैंने काव्य पाठ किया है, कई बार लाल किले के मुशायरे की सदारत दिल्ली में की है। सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर मेरे साथी कवि हैं। मैं देश दुनिया में पुलिस की पीड़ा को गाता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान में पुलिस को वो नहीं करने दिया जाता जिसके लिए वो बनी है। कानून व्यवस्था अगर चौपट है राजस्थान में, ये पूरी बात है। हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी हैं, हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी हैं। लोग बात करते हैं कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक है तो राजस्थान में क्यों गड़बड़ है। कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर शर्मनाक स्थितियां होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बात पूरे देश में आई है, राजस्थान के हर व्यक्ति का मन द्रवित होता है।
उदयपुर में जो घटना हुई थी, इसमें एक दर्जी भाई को उसकी दुकान पर जिस तरह से कत्लेआम किया गया, अभी टोडा भीम में जिस तरह की घटनाएं हुई, ये घटनाएं पूरे राजस्थान को शर्मसार करती हैं। पुलिस के ऊपर राजनेताओं का दबाव नहीं हो तो वो अच्छे तरह से काम कर सकती है, और ये मैं पीड़ा अच्छे तरह से समझता हूँ। अगर थाना प्रभारी की नियुक्ति विधायक करेंगे, अगर पुलिस अधीक्षक विधायक अपनी मर्जी से लेकर जाएंगे, तो वो कानून व्यवस्था के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहेंगे। और ये राजस्थान की पीड़ा है, जहां पर एक चौपट सरकार है। ये सिर्फ राजस्थान की पीड़ा है या पूरे देश की पीड़ा है, हर राज्य की पीड़ा है, ये तो जनता बेहतर ढंग से जानती है। लेकिन केसी वर्मा जी, जब व्यवस्था में रहते हुए इतनी मजबूरियां हैं, इतनी सीमाएं हैं, इतने हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर राजनीति में आकर कौन सा कमाल कर पाएंगे? प्रणाम, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से देखें तो राजनीति में आने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका आंकड़ा आप देखिए, वह मुश्किल 1% भी नहीं होता है जो रिटायर होते हैं, 1% नहीं होता है। मैं समझ जो राजनेता हैं उन सभी के प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट करके निवेदन करना चाहूँगा कि हम जब सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, दोनों सरकारें देखते हैं, कांग्रेस भी हो, जो बीजेपी हो, जो 35-37 साल की सर्विस 2030 होती, दोनों सरकारें देखते हैं, दोनों सरकार नीति देखते हैं। नीति की बात ये भी देखते हैं कौन सी सरकार जन कल्याण कर सकती है, जनता को भला कर सकती है। जो ये राजनीति में अफसर आते हैं, आप तो मोबाइल उन सबका इतिहास उठा के देख लीजिए, वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उस वक्त नौकरशाह उनके मन में कहीं ना कहीं जनता जुड़ाव है, जनता से जुड़े हुए लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा जनता की सेवा करता रहूं, उसके लिए करते रहते हैं। जब नौकरी में रहते हैं उनमें कानून कायदे से बंधे हुए रहते हैं, जो नीति सरकार की है उसके आगे इधर उधर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो उनके मन में जो पीड़ाएं है या जो मन में उन्होंने सोच रखा है कि मैं आम जन का कैसे कदम उतार सकता हूँ, आम जन इतना सुख दिया है मैं कैसे भला कर सकता हूँ, इसके लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। उसके लिए देखिए कि जो भी राजनीति में प्रवेश करने से जो भी राजनेता है उनके 2-3 विशेषता और बताऊंगा मैं कि जिनसे ये राजनीति को फायदा हो सकता है। सबके प्रति राजनीति में सम्मान प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ब्यूरोक्रेट होता है वो राजनीति में आएगा तो एक तो उसको राजनीति नहीं आती, या राजनीति इधर के दाव पे उसको नहीं आते हैं। दूसरा, यस बोस, जो भी उनका बोस होगा उसके द्वारा जो आदेश दिया गया है उस आदेश की 100% पालना कैसे की जाए, उन सारे तौर तरीके आते हैं कि हमें उनकी पालना कैसे करानी है। हम लोगों को जो भी पॉलिटिक्स में आते हैं नौकरशाह है, उनको तहसीलदार, थानेदार, एसडीएम बेवकूफ़ बना सकते हैं कि साहब नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कई कानून का ये लगा देते हैं। क्योंकि हमने 35-36 साल सेवा की है, देखा है, एक चीज़ देखी हुई है, तो हम जनता की उसे ज़्यादा अच्छी तरह से उनको समझा कर सेवा कर सकते हैं और जो पीड़ा आमजन नंबर पर लेके आता है हम उसको ज़्यादा समाधान कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि नौकरशाह राजनीति में आ रहे हैं, तो एक तो उनका राजनीति नहीं करते हैं, यस बोस कहते हैं, जैसे ही बोस का आदेश होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी नीतियाँ होंगी सरकार की, उन सरकार की नीतियों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे क्षेत्र में कैसे धरातल को उतारा जाए, वो सारा हमारा इतना अनुभव होता है कि वो सही तरीके से, कारगर तरीके से उनको उतारने में मदद कर सकते हैं। कि केसी वर्मा जी जब ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं तो आपको कामों को खुद करना होता है, किसी के आदेश की पालना नहीं करनी होती है। आप जिस सीट पर बैठे वहां आप खुद फाइल निकालते हैं, वहां आप खुद अपने हाथ से कानून देखते हैं और उसके बाद आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं। जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको आदेश देना होता है उन्हीं अधिकारियों को जो आपके जूनियर्स आके बैठे हैं। वो भी जानते हैं कि राजनीति के बारे में आप जो आज बातें कर रहे हैं, कल तक वो बातें आप पर लागू हो रही थी। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि एक तरफ समाज सेवा की इच्छा, समाज को कंट्रीब्यूट करने की इच्छा, दूसरी तरफ एक पारी पूरी जीने के बाद दूसरी पारी करने की शुरुआत। आप जब दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे होते हैं तो जहां आप राजनीति में जाते हैं वहां पर बड़ी संख्या में राजनेता गण, कार्यकर्ता गण अपना एक जीवन जो आपने ब्यूरोक्रेसी में दिया वो इधर राजनीति में दे चुके होते हैं। ऐसे में जब आप आते हैं तो अनूप ठाकुर जी, राजनेताओं के चौखट पर जब ब्यूरोक्रेट्स आते हैं तो और उनको टिकट भी मिल जाता है, और बड़े बड़े राजनेताओं का काम, बड़े का मतलब यहाँ पर उनका पिछले 30 साल, 20 साल, 25 साल का काम जो है वो रह जाता है और एक
तुरंत अभी अभी राजनीति में आने वाले ब्यूरोक्रेट को टिकट मिल जाता है। तो राजनेताओं की ये कितनी चिंता को बढ़ाता है, कितनी परेशानी बढ़ाता है, किस तरह की कार्यकर्ताओं में जो है वो व्यवहार, मतलब उसका रिएक्शन कार्यकर्ताओं में किस तरह का होता है। ये देखिए, आप जो कह रही है मीना जी, मुझे मैं 2.5 साल से अनोप ठाकुर जी से मीना जी, जी आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, विषय भी बहुत अच्छा है। जीवन पर्यंत छोटे स्तर से वार्ड स्तर तक, प्रदेश स्तर तक राजनीति में हर स्थान पे रह के समाज में सेवा करने वाला बूथ का कार्यकर्ता जो होता है, वो धीरे धीरे इस पोजीशन पे आता है कि वो विधानसभा का टिकट मांगने की हिम्मत जुटा पाता है। और उस परिस्थिति में उस विधानसभा सीट से अगर कोई 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होकर वहां से विधानसभा का दावेदार होता है, तो उस राजनीतिक दल कांग्रेस हो या राजनीतिक दल अन्य भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, आप हो या जो भी हो, उस कार्यकर्ता के जहन में ये पीड़ा अवश्य होती है कि यहाँ मैंने पूरे जीवन प्रयास किया। वो अपने राजनीति में जो कमेटी के लोग होते हैं, टिकट वितरण कमेटी के लोग होते हैं, इनको अपनी इन बातों से अवगत भी कराता है। निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल को इस मामले में ये चिंतन अवश्य करना चाहिए कि जहां कहीं ऐसा बहुत मजबूत कार्यकर्ता जो उस राजनीतिक दल की सीट को जीत दिला सकता है या उस क्षेत्र के विधानसभा के लोगों की सेवा कर सकता है, तो निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। बात नंबर 2, मैं ऐसा नहीं कहता, कई वो लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, रेड टेपिज्म से राजनीति को बचाया जाना संभव नहीं है। लाल फीताशाही और राजनीति का चोली दामन का साथ, ऐसा नहीं है कि दोनों में तारतम्य दोनों का जरूरी है। बहुत अच्छी बात हरीश चंद्र मीणा जी कह रहे थे कि अपनी बात को उस अधिकारी को समझाने का तरीका निश्चित रूप से उस राजनीतिक व्यक्ति से इन अधिकारियों का ज्यादा अच्छा हो सकता है और उस कार्य को कराने की कुशलता आप में ज्यादा हो सकती है, होनी भी चाहिए। इसके बड़े उदाहरण इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हैं, जिन्होंने वित्तीय प्रबंधन पे जो काम किया, न भूतो न भविष्यति। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। जहां जैसी आवश्यकता हो उनका उपयोग होना चाहिए। कहीं कहीं उनकी दिशा से फायदा भी मिलता है। जब कार्यकर्ता कहीं कुंठित महसूस कर रहा है और कहीं हमारे वरिष्ठ नेताओं को ऐसा लगता है कि इनके राजनीतिक दल में आने का लाभ उस दल को मिलेगा, देश को मिलेगा, जनता को मिलेगा, तो वहां वो सामंजस्य होना भी चाहिए। जी, राजेंद्र सिंह धोलिया जी के पास जाते हैं। जो बात आपने कही है और जो एक जनरल डिस्कशन में रहता है कि भाई दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं का हक छीन लेते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, जो पूरा जीवन तो ब्यूरोक्रेसी में आपने जिस तरह की जीवन शैली जी और उसके बाद आप एक बार फिर से उसी जीवन शैली को अलग अंदाज में जीने के लिए राजनीति में आते हैं। सवाल ये है राजेंद्र सिंह धोलिया जी कि अगर समाज की सेवा करने का ब्यूरोक्रेट्स के मन में, जहन में कोई विचार है, तो वो ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए वहां से रिटायरमेंट सही उम्र में लेकर, यहाँ सही उम्र से मेरा मतलब जो रिटायरमेंट की उम्र है उससे पहले राजनीति में आने का 30, 35, 40 साल की उम्र में विचार क्यों नहीं आता? 60 साल में ही राजनीति से समाज की सेवा करने का विचार क्यों आता है? जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आपने अच्छा सवाल किया। आपने पहली बात तो ये बताई कि कोई भी कार्यकर्ता जो बड़ी मेहनत से काम करता है अपने क्षेत्र के अंदर और फिर पैराशूट बन के आ जाता है। देखिए मीना जी, कोई भी दल है वो 2 धाराओं में चलता है, एक सत्ता और एक संगठन। अब जो नए नए ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उनके पास एक प्रशासनिक बड़ा लंबा अनुभव होता है और उनके पास में जनता के बीच में और राजनेताओं के बीच में काम करने का एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और पार्टी जो भी राजनेताओं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स को अपने दल में शामिल करती है, तो उनका ये मानना होता है कि इनके पास एक अच्छा अनुभव है और इस अनुभव का लाभ वो सत्ता में लेना चाहिए या संगठन में लेना चाहिए। पार्टी के हमारे संगठन को सोचना होता है। कार्यकर्ता जहाँ पे अच्छा काम करता है और जो ब्यूरोक्रेट्स उस क्षेत्र से
चुनाव लड़ने की सोचता है तो उसका कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से जुड़ाव होता है। तो उसमें कार्यकर्ता और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में संगठन ऐसे सामंजस्य बनाने के बाद ही कोई फैसला लेता है। उसके अलावा किसी को कार्यकर्ता को नुकसान करके या ब्यूरोक्रेट्स की भावनाओं को आहत करके ऐसा कोई नुकसान नहीं करता। रही बात कि भाई वो समय रहते रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते, ये तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करने का उनका जो तजुर्बा होता है। मैं ब्यूरोक्रेट से ही हूँ, आपने जैसा कि पहले बताया, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और नागौर जिले में पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो मैं उसी संदर्भ में आपको बात करूंगा कि ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि कब उनको इस तरह की ये ललक पैदा होती है कि भी वो समाज के अंदर जितना दिन ब्यूरोक्रेसी में रह के जनता की सेवा करे और उसके बाद में जब उनके पास और एनर्जी बची होती है और उनके मन में इस तरह की भावना होती है कि मैं जनता के बीच जाकर और अपने अनुभव को शेयर करूं, अपने अनुभव का फायदा जनता को दिलाऊं, क्योंकि उसमें फायदा होता है। राजनेता के टच में भी ब्यूरोक्रेट्स रहता है और जनता की समस्याओं का भी उनके पास में एक गहरा अनुभव होता है और उनके समाधान का तरीका उनके पास अच्छा होता है। तो मैं तो इस चीज को अच्छी मानता हूं कि एक बहुत बड़े अनुभव के साथ में और बहुत बड़े उनके पास में जो प्रशासनिक अनुभव होता है उसका जनता को भी फायदा मिलता है और राजनीतिक दलों को भी फायदा होता है। अब ये सवाल ये है कि राजनीतिक दल या हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी जो ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी में शामिल करती है, ये उनको सोचना है कि उनका सत्ता के साथ में सदुपयोग किया जाए या संगठन के साथ में सदुपयोग किया जाए। मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा सवाल नहीं है कि उनका किस तरह से किसी को कार्यकर्ता का हित होता है या जनता का हित होता है। ये तो पार्टी अपने हिसाब से सोच के ही उनको स्थापित करती है। बिल्कुल, पार्टी को, हर राजनीतिक दल को वैचारिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर, स्ट्रैटेजी के स्तर पर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के, अलग अलग सेक्टर के लोगों की जरूरत होती है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, मैं आपकी बात को समझू राजेंद्र जी। लेकिन डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये बात कितनी सच है, ये बात में कितना दम है कि जब इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं तो पार्टी की, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि पार्टी की जो रिक्वायरमेंट है संगठन को लेकर, सोच को लेकर, वैचारिक और प्लानिंग के स्तर पर, उसको बढ़ाने में ये ब्यूरोक्रेट्स हेल्प करते हैं, ना कि किसी कार्यकर्ता के हक को छीनते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए सभी मित्रों का, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से कहीं से भी आए हो। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से मानता हूँ, हमारे ब्यूरोक्रेट्स विशेषकर राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर रहे हुए कोई भी ब्यूरोक्रेट्स किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाता है तो अपना खुद का कैलकुलेशन करता है, अपना अनुभव देखता है, उस पार्टी की नीति को देखता है, उस पार्टी के कार्यक्रमों को देखता है, उस पार्टी के उद्देश्य को देखता है और उस संगठन को देख करके वो निर्णय करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा लगता है कि जो उनके मन में जो इच्छा है समाज की सेवा करने की, चाहे वो किसी भी माध्यम से करना चाहे, पहले वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा की और अब वो समाज की सेवा किसी राजनीतिक दल से जुड़कर करना चाहते हैं, तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। इससे परिवार बढ़ता है और परिवार बढ़ता है तो हमेशा अच्छा ही होता है, कभी दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, अभी बात आ रही हमारे खुद के लोकसभा के सांसद माननीय अर्जुन जी मेघवाल अपनी सर्विस से 7 साल पहले वीआरएस लेकर के बीकानेर की राजनीति में आए थे और मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा है कि इतने सफल राजनेता एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, ऐसा मैंने भी बहुत कम देखा है। मैंने बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीति के अंदर फेल होते हुए भी देखा है, वो संगठन के अनुरूप नहीं ढल पाए, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया तो वो वापस अपनी जगह पे चले गए। अब आता हूँ मैं दूसरी बात पर। मीना जी, एक लोग ये आंकलन लगाते हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी पार्टी में शामिल होता है तो लोग ये आंकलन लगाते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार व्यक्ति चुनाव के समय में आते हैं लेकिन संगठन में उनकी उपयोगिता इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ कि मैंने मेरे जीवन के 35 साल में जो देखा है कि इतना बढ़िया काम प्रशासनिक अधिकारी संगठन में करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करते हैं, अनुभव का लाभ हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलता है और उसी से संगठन को मजबूती मिलती है। मैं अभी लगातार परिवर्तन यात्रा में चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के समाज के लोगों का, वरिष्ठ लोगों का, विभिन्न समाज सेवियों का, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों का जिस प्रकार का रुझान मैं देख रहा हूँ, वो मेरे अपने आप में अकल्पनीय है। और जगह जगह पर जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव का संकेतिक प्रदर्शन है। कह रहा आने वाले 2023 के चुनाव किस तरफ जा रहे हैं। एक मिनट 25 मिनट के बाद मेरा नंबर है मीना जी, मैं खत्म करता हूँ। मेरा केवल ये निवेदन है, मैं सभी प्रशासनिक महानुभावों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के अनुभव से हमारे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी और संगठन के माध्यम से वो समाज की सेवा और बेहतर रूप से कर पाएंगे, ऐसी मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने पार्टी की बात को बेहतर ढंग से रखा, पार्टी के हितों को आपने बताया यहाँ पर कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं तो वो हित पूरे होते हैं। गुलाब बत्रा जी, सवाल यहाँ पर ये है कि सिर्फ चुनावों के वक्त ही यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करना, बड़ी संख्या में उसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, पार्टी की तरफ से उसका प्रचार प्रसार करना कि हमारे पास ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त शामिल हो रहे हैं, और खास करके ब्यूरोक्रेट्स का भी उसी तरफ झुकाव होना जो सत्ता में मजबूती से बना हुआ है, ये भी एक सच्चाई है। गुलाब बत्रा जी, आपका ऑडियो ऑन करिए सर। मीना जी मेरी एक बात रह गई थी, मैं आऊंगी वापस आपके पास डॉक्टर चेतन जी। गुलाब बत्रा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मैं अभी सभी महानुभावों की बात सुनने के बाद मैं बात शुरू करता हूं भारत के स्वाधीनता आंदोलन से। भारत का स्वाधीनता आंदोलन अगर देखें तो उस समय हमारे राजनेता, पत्रकार, वकील और विभिन्न वर्गों के लोग उसमें शामिल थे। और आजादी के बाद का अगर हम परिदृश्य देखें, जो आज का विषय है उससे थोड़ा इतर में ले जाना चाहूंगा कि भारत की राजनीति में जब ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया, उसमें प्रयास ये रहे कि केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, ये पिछले कुछ वर्षों से शुरुआत हुई है, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और राजनीति में शामिल हुए हैं। अभी जैसा उदाहरण दिया, बीकानेर के कलेक्टर थे और केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, हरीश जी मीणा और डीजीपी राजस्थान के रह चुके हैं, वर्मा जी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। सारा इनका अपने सामने उदाहरण है। मैं वकालत से शुरू करता हूं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इनका राजनीति में पदार्पण तो हुआ, लेकिन आज जो नई पारी इन्होंने खेली, एक वकील की और दूरदर्शिता कहें या उनका उन्होंने एक कदम उठाया, ये बात है इंदिरा गांधी जी के युग की। 1980 में जब चुनाव, जनता सरकार केंद्र में पराजित हो गई, पतन हो गया, उसके बाद जब चुनाव हुए थे 1980 के, उस समय इंदिरा गांधी जी ने जोधपुर संसदीय क्षेत्र से पुष्पराज मृदुल, एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट थे, उनको आग्रह किया गया था कि चुनाव लड़ने के लिए जोधपुर से। उन्होंने मना किया। वो एक लंबी कहानी है, अंतोगंतवा और अशोक गहलोत को वहां से जोधपुर से चुनाव लड़ाया गया और आज वो राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नल सोनाराम का उदाहरण देता हूं मैं, वो भी सेना में कर्नल थे, लेकिन गुलाब बत्रा जी और विभिन्न दल ऑडियो जी बोले दलों से उनका जुड़ाव रहा है। उनके माध्यम से उन्होंने, अभी मैं एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको एक ध्यानार्थ करना चाह रहा हूं। कर्नल सोनाराम जब रिटायर हुए, उन्होंने इच्छा व्यक्त की किसी व्यक्ति से कि मैं राजनीति में आना चाह रहा हूं, तो उनको बताया गया कि साल 1.5 साल आप अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र आप बनाना चाह रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर का, उसमें समाज सेवा के कामों में और सक्रिय हो जाइए। वो सक्रिय हुए और नाथूराम मिर्जा के माध्यम से उनको और राजनीति में लाया गया। तो इस तरह के अगर प्रशासनिक अधिकारी, जैसा आरंभ में कहा गया कि आपने जो सवाल खड़ा किया था कि सेवानिवृत्ति के बाद ही क्यों आते हैं, बीच में अगर उनकी इच्छा है कि समाज के कल्याण करने के लिए, जन कल्याणकारियों के लिए हम अपनी भूमिका, अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं, तो क्यों नहीं 60 साल का इंतजार करते वो।
60 साल से पहले भी आ सकते हैं अगर मन में कल्याण हो। लेकिन मैं जो समझता हूँ मनोभाव, जैसा हरीश जी मीणा ने कहा कि मन में एक हमें लाभ मिला, लाभ किस तरह का कि हम समाज की सेवा कर सकें। लेकिन एक समाज शास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते मेरा अनुभव है कि जब प्रशासनिक अधिकारी ये देखते हैं कि राजनेता जो भी, चाहे एमएलए भी आता है, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल है तो एमएलए भी एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, चीफ सेक्रेटरी से भी उसकी बड़ी हस्ती मानी जाती है, लेकिन यथार्थ में ये चीज नहीं है। लेकिन मन में उनके कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी के मन में ये जरूर आता है कि यार अगर मैं राजनीति में होता तो मेरे आगे ये भी सैल्यूट करते, मेरे आगे ये भी खड़े होते, मुझे मान सम्मान मिलता। तो एक ये भावना जरूर रह सकती है। लेकिन उसके बावजूद ये किसी कार्यकर्ता ने कहा कि कोई एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में पिछले वर्षों से लगातार काम कर रहा है, और लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी और उसमें दबाव बना करके और टिकट के लिए दावेदारी करता है तो निश्चित रूप से उस कार्यकर्ताओं में, उस पार्टी में, उस क्षेत्र में असंतोष हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो कई प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका संगठन को बहुत लाभ मिलता है, मैं इससे सहमत हो सकता हूं। लेकिन अभी हरीश जी मीणा ने कहा कि हम राजनीति में आकर के बहुत लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, पुलिस और प्रशासन के लोगों को। लेकिन मीणा जी याद करें, खुद लोग विधानसभा में जब वो खड़े होते हैं और अपने राज्य की अपने क्षेत्र की, विशेषकर निर्वाचन क्षेत्र की जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तब उनका कथन जो है इस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। तो ये सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जरूर। लेकिन ये बात भी सही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अगर जब देखते हैं, जिनका अपने जो राजनीति में जब उच्च पदों पर आते हैं, जिस मंत्री से, मुख्यमंत्री से उनका तालमेल बैठता है, तो उनके मन में कहीं न कहीं, जैसे निरंजन जी आर्य है, उनका उदाहरण अभी आपने शुरुआत में अपने टिप्पणी में दिया है कि वो चूंकि मुख्यमंत्री के अधिक नजदीक रहे, उनकी पत्नी को चुनाव भी लड़ाया जा चुका है, वो आरपीसी की मेंबर भी हैं, अब मौका लगा तो निरंजन जी भी खुद मैदान में है सारा। तो ये इस तरह का जो माहौल बना है सारा, पिछले कुछ वर्षों से तेजी से आया है। इसके कई पक्ष भी है, इसका विपक्ष भी है, सकारात्मक कदम भी है, नकारात्मक कदम भी है। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी ये सोच के चलते हैं कि हमें कल्याणकारी भूमिका निभानी है, तो प्रशासन में रहते हुए भी इस चीज को निभा सकते हैं, और राजनीति में आते तो उसका भी स्वागत है। और चूंकि एक अधिकार है हर एक को, तो उसका एक लाभ ले सकते हैं। तो राजनीति में हाथ बंधे हुए हैं और बतौर प्रशासनिक अधिकारी कितनी सीमाएं होती हैं, ये सवाल मैं हरीश चंद्र मीणा जी से पूछूंगी। उससे पहले पुष्पा गोस्वामी जी, कई सरकारें आपने देखी हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, हर चुनाव में दो चार प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतारा भी गया है। सफलता का जो प्रतिशत देखते हैं आप, वो कितना, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितने प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सफल हो पाते हैं? ऑडियो ऑन करिए अपना प्लीज। ओके, हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोले प्लीज। मीना जी, जैसा कि अभी बत्रा जी ने भी कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये दोनों पहलू हम राजनीति की दृष्टि से देखें तो भी इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं। राजनीति में प्रबुद्ध लोगों का आना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि आमतौर पर जब कटाक्ष और व्यंग किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जो कहीं भी काम नहीं आ सका वो राजनीति में चला जाए। कई बार ऐसा कहा जाता है, जो कि हालांकि सही नहीं है, लेकिन व्यंग में ऐसा माना जाता है। तो जो प्रबुद्ध लोग अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति का स्तर निश्चित रूप से सुधरेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो पैराशूट उम्मीदवारों की बात आप कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के समय में जो रिटायरमेंट होते ही प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं मैदान में, चुनाव मैदान में, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अन्याय होगा कार्यकर्ताओं के साथ। और जो कि ये जैसा कि अभी वक्ता ने कहा कि अगर उनको प्रशासनिक अधिकारों क्षेत्र का इतना अनुभव है तो पार्टी के संगठनात्मक रूप में वो सहयोग कर सकते हैं। और सीधा चुनाव में उतरना मेरे ख्याल से महत्वाकांक्षा जो है वो एक आम नागरिक का अधिकार है, कोई भी चुनाव में आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा राजनीतिक होना जरूरी है।
और जहां तक मैं समझती हूँ प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में इतना अनुभव ले लेते हैं जनता का और ये चुनाव करवाने का या नेताओं का। हाँ, हाँ, तो उनका अनुभव जो है वो काम आ सकता है और बहुत दोहरा अच्छे अनुभव। हाँ, उनका अनुभव काम आता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो पैराशूट उम्मीदवार हैं तो भी वो पार्टी के लिए फायदेमंद हैं। तो इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी में प्रबुद्ध लोग शामिल हों, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी सबसे पहले आते हैं। डॉक्टर, वकील वगैरह शायद शुरू से होते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की क्योंकि एक वो अपने जीवन की पारी खेल रहे होते हैं, अपना सरकारी नौकरी का अनुभव ले रहे होते हैं, तो वो बीच में आए या नहीं आए ये उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को उसका फायदा होता है और जनता को भी होता है। जनता को भी फायदा है और राजनीतिक दलों को भी फायदा है, तो फिर तो दोनों तरफ विन विन की सिचुएशन है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात, जो बात आपने कही पैराशूट उम्मीदवारों वाली बात जो आपने की, वो एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। जी, और एक और सवाल होता है जो उम्र का है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया और जिसके बारे में मैंने समझने की भी आप लोगों से कोशिश की, क्योंकि राजनीति में उम्र को लेकर बहुत सारी बातें पिछले लंबे समय से हो रही है। हालांकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सारे इससे पहले के मंथन जितने हुए थे कांग्रेस पार्टी में, उदयपुर में जिस तरह से बैठक हुई, उसमें जो फैसले लिए गए, उसके बाद उन सबको भुला दिया गया। अभी तो सिर्फ ये है कि जिताऊ कैंडिडेट की स्थिति क्या है। लेकिन हरीश चंद्र मीणा जी, राजनीति में आज आप अपने आप को कितना जनता को समर्पित और जनता के कामों को करने के लिए सक्षम पाते हैं? और जब ब्यूरोक्रेसी में थे, जब डीजीपी ऑफ स्टेट राजस्थान थे, तब आप कितना पाते थे? दोनों में जो फर्क है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? आप उस समय ज्यादा सक्षम अपने आप को पाते थे कि आज बतौर विधायक आप ज्यादा बेहतर ढंग से, विधायक आप एक विधानसभा क्षेत्र के हैं और डीजीपी आप पूरे स्टेट के थे, तो आप दोनों में से ज्यादा बेहतर अपने आप को एज ए सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आप समाज सेवी अपने आप को कब ज्यादा बेहतर समझते हैं, पाते हैं? मैडम, जो सरकारी नौकरी होती है वो भी पब्लिक सर्विस है, सर्विस टू द पीपल, जनता की सेवा। उसका एक नियम होते हैं सरकारी सेवा के, उसके कायदे होते हैं, उसका तौर होता है, उसका तरीका होता है। तो जो बेहतर है अगर वो भी आप करते हो, पब्लिक सर्विस है। पॉलिटिक्स भी पब्लिक सर्विस है, यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अंत में है क्या आपका? जनता की सेवा करना। सेवा उद्देश्य है, तरीके अलग अलग है। कोई सरकारी सेवा में रहकर करता है, कोई पत्रकारिता में करता है, कोई व्यापार में करता है। समाज का सेवा तो अलग चीज़ है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नेता ही कर सकता है, सरकारी कर्मचारी कर सकता है, या वकील ही कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। अलग अलग वो है तरीके, उद्देश्य एक है हमारा, गोल इज द सेम। हमारे जो तरीके हैं, रूट्स आर डिफरेंट। अब किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, जैसे बत्रा जी कह रहे थे अभी, जब मैं विधानसभा में बोलता हूँ तो मेरा तरीका कुछ और होता है। बत्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं बोलता हूँ वहाँ एक एमएलए के हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से, और मैं वहाँ वो बोलूँगा जो मेरे क्षेत्र की जनता के हित में होगा। मुझे ये भी ध्यान रहता है, मैं पार्टी का सदस्य, पार्टी के सदस्य के हैसियत से मैं चुनाव लड़ा, पर जब विधानसभा में खड़ा होता हूँ मैं जनप्रतिनिधि की हैसियत से बोलता हूँ। मेरी जो जनता की समस्या है वो मैं सरकार की प्रति ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। मैंने तो सरकार को करना है, तो ऐसा नहीं, हर ये रोल है हमको करना है। और मैं तो महसूस करता हूँ मुझे फायदा हो रहा है कि मैं सरकारी नौकरी से, मेरी पृष्ठभूमि से आया हूँ, उसका लाभ मुझे मिल रहा है, जो अनुभव मुझे मिला। मैंने करीब 25 साल नौकरी करने के बाद वीआरएस लिया था बता दी, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मेरे में कोई हैंडीकैप था। सरकारी नौकर था, खुल के नौकरी करी। ये नागौर से हमारे वो जो धौलिया जी बैठे हैं, नागौर में लंबे समय वहाँ रहा पदस्थापित। वहाँ जो मैंने काम किए डीजी किए। पुलिस में पहले इंटरव्यू होते थे, पूरे नियम में जो भर्ती होती थी, मैंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया, सरकार की सहमति से किया। मेरा खुद का ये मानना था इसमें शायद कहीं कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने मेरा मांगा, आज राजस्थान पुलिस में हमारी भर्ती में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, आप जहाँ भी कर सकते हो। जैन साहब हैं, बढ़िया अफसर है, जहाँ भी इनको मौका मिले बिल्कुल करना चाहिए। वर्मा जी हैं, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। सब लोग अच्छे, आप अनुभवी लोग हो, शिक्षित लोग हो, पर सिर्फ टिकट से हमारी पार नहीं पड़ेगी। पार्टी तो सिर्फ टिकट ही दे सकती है जो आवेदन करता है, जनता हमें कितना स्वीकार करे। दो पहलू है इसके। टिकट मांगना सबका अधिकार है, बिल्कुल मांगना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को, और जैसे भी जिसके जो पात्रता है मांगे, और जनता उसका स्वीकार करे।
तो ये दोनों जब समावेश होगा, मैं मानता हूँ व्यवस्था के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। और ये सरकारी कर्मचारी जो हम लोग आए हैं, हम ये नियम से तो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे और पार्टी कार्य करता है, अप्लाई करता है, जैसे टिकट के लिए आवेदन करते हैं, पार्टी सबको देखती है, जिसको पात्र पाती है, क्योंकि टिकट एक होता है, एक ही को दे सकते हैं। तो ये कहना कि आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, ये मैं नहीं मानता हूँ। पार्टी को आप आवेदन किया, पार्टी ने जिसको देखा, तो उसके बाद भी जनता ने वोट दिया है ना। जनता जिन लोगों ने जिसको देगी तो स्वीकार कर लेगी। बाकी चीज़ों का जो कि दलगत बातें हो रही थी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। और मैं ये मानता हूँ सरकारी कर्मचारी अगर हम अनुभव लेकर राजनीति में आते हैं, वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा पहलू है। जी, हरिश्चंद्र मीणा जी, ये तो आपने बताया कि वो बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से ये समझ में आता है, ये स्पष्ट है कि आपका जो लंबा प्रशासनिक अनुभव लोगों, जनता और राजनेताओं से मिलने का है, उसको जब आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे तो ज्यादा डबल एफिशिएंसी के साथ होगा, नो डाउट। सो ये तो है, लेकिन मेरा सवाल जो था वो ये कि आप ज्यादा बेहतर डिलीवरी कब कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले ऐसे शख्स हैं जो दोनों पारियों को बेहतर ढंग से जी चुके हैं। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेकर पंकज जी के पास पवन जी के पास जाना चाहूंगी। सो बेहतर डिलीवरी एज ए डीजीपी और एज ए एमएलए। तो मैडम, दो चीजों को जो कंपेयर करिए, कंपेरेबल नहीं है। सरकारी नौकरी है, आप अपनी जो भी आपकी एबिलिटी है, लिमिटेशंस है, वो है, उसके मुताबिक करिए। पॉलिटिक्स में जो भी आपके लिमिटेशंस है, अनलिमिटेड फील्ड तो कहीं नहीं है। बट अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपने करने का जुनून है, जहां भी आप करेंगे, मैं मानता हूं आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी खुद का विश्वास है। तो आप पॉलिटिशियन पक्के बन चुके हैं कि जवाब जब नहीं देना होता है किसी सवाल का तो कितनी सुंदर ढंग से उसको अवॉइड किया जा सकता है। पवन कुमार जैन जी, मैं दोबारा उस सवाल के लिए आपके पास नहीं आऊंगी। बत्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ। पवन जी से एक सवाल लेती हूँ, पवन कुमार जैन जी, उसके बाद बत्रा जी आपके पास ही आऊंगी। पवन जी, सर्विस में रहते हुए कब ठान लिया था आपने कि राजनीति करनी है? कितना समय हो गया उस बात को? देखिए, मैं सर्विस में तो मैं जब आया था उससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय में था। और 77 में चूंकि मैं एक वक्ता था राष्ट्रीय स्तर का, तो 13 साल की उम्र में मैंने वहाँ के जनता दल प्रत्याशी मोहन प्रकाश की 100 सभा में प्रचार किया। तो राजनीति से मैं जुड़ा रहा। नौकरी में आने के बाद राजाखेड़ा से मेरा लगाव रहा। पिताजी के बाद हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया। 2000 से मैं राजाखेड़ा में सेवा कर रहा हूँ। हमने 15,000 लोगों के आंखों के ऑपरेशन मोतियाबिंद के कराए हैं, करीब 500 लोगों के पोलियो करेक्टिव सर्जरी के। और हम लोग निरंतर वहाँ पे हर साल 2 बड़े मेडिकल कैंप कराते हैं। और देश के सारे कवि राजाखेड़ा में कवि जो आते हैं वो मरीजों की सेवा के लिए आते हैं। दूसरा ये है कि मेरे बड़े भाई 8 साल तक जिला बीजेपी के वहाँ पे अध्यक्ष भी रहे। तो मेरे परिवार का वैचारिक तो एक तो ये होता है कि पार्टी के, कई लोगों ने कहा कि राजनीति में हम लोग कूद जाते हैं। देखिए, पार्टी आपको प्रत्याशी बनाने से पहले, कम से कम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की मैं कह सकता हूँ कि वो प्रत्याशियों के सर्वे करते हैं कि वो वहाँ से जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। अधिकारी तो सैकड़ों हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन टिकट इक्का दुक्का को मिलेगा। तो एक तो ये है कि जो एक बात कही पुष्पा गोस्वामी जी ने आदरणीय, कि लोगों के मन में ये धारणा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में कम आते हैं। तो एक तो ये भ्रम टूटता है जब कोई नौकरशाह, जब कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर आते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आते हैं। दूसरा, शुचिता और ईमानदारी के साथ, मैंने आचार्य विद्यासागर जी से 30 साल पहले आजीवन ईमानदारी का प्रण लिया और पुलिस जैसी नौकरी में रहते हुए निभाया। तो मेरे क्षेत्र के लोग, मैं आपको केवल ये बताऊं कि मैंने 12 अगस्त को पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मेरा लगाव है। 17 अगस्त को मैं जब राजाखेड़ा पहुंचा तो 20,000 लोग मुझे लेने आए। पवन कुमार जैन जी, आप तो राजनीति में पारी शुरू करने से पहले ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ बन गए हैं। मेरा सवाल तो ये था कि अगर आप 20 साल से आप राजाखेड़ा की सेवा कर रहे हैं, तो आपने 3-4 बार एमएलए, विधायक या सांसद बनने की क्यों नहीं सोची? आप इतनी देर से क्यों आए? देखिए, इसमें एक चीज जो रहती है वो ये है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्वीकार्यता। राजाखेड़ा में चूंकि क्या रहा कि एक ही परिवार के लोग आपस में पार्टियों से लड़ते रहे, तो राजाखेड़ा की जनता की अपेक्षा थी। मैंने राजाखेड़ा की जनता की भावनाओं के कारण पार्टी ज्वाइन की है। राजाखेड़ा की जनता चाहती है कि उस परिवार से जो 70 साल से काबिज है उससे मुक्ति मिले। और वो एक परिवार के 3 पीढ़ियों से लोग काबिज हैं। और परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और वहाँ की जनता चाहती है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। ये दोनों चीज़ें मुझे पूर्ति हो रही थी। उससे पहले, क्योंकि मैं निश्चित रूप से, आप बिल्कुल कह सकती हैं कि अगर आप राजनीति में करना चाहते हैं,
लेकिन मैंने समाज सेवा को एक माध्यम बनाया हुआ था। मैंने राजाखेड़ा से अपना कनेक्ट कम नहीं किया। अब मैं समाज सेवा के माध्यम से जन सेवा की तो मेरे सवाल का जवाब ये है कि आप सर्विस में रहते हुए लगातार प्रयास कर रहे थे कि राजाखेड़ा से आपकी उम्मीदवारी कैसे मजबूत हो, पुख्ता हो, और पार्टी जब आपको टिकट देने का विचार करे तब तक आप अपनी सर्विस में जुटे रहें। ये यही बात हुई आपकी बात से, मुझे यही समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे समाज सेवा के सरोकार तब भी थे। जी, मैं समाज सेवा के सरोकारों को और विस्तार करना चाहता हूँ। आदरणीय मीना जी ने जो बात कही कि कई बार हम लोग नौकरी में होते हैं तो सर्विस रोल के कुछ बंदिशें होती हैं। राजनीति में कुछ हमें आज़ादी में मिलती है, हम और क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। पुलिस से इतर भी और दूसरे पैमाने होते हैं, चाहे वो सर्वांगीण विकास का पैमाना हो, चाहे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की बात हो। तो एक राजनेता के रूप में हम और बेहतर काम कर सकते हैं। और जो आपने बात कही, मैं समाज सेवा के साथ जुड़ा था। आज यथार्थ यह है कि राजाखेड़ा में लोग परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं, और परिवारवाद से मुक्ति, एक परिवार वहाँ काबिज है। मतलब हम लोग लोकतंत्र में बात करते हैं, लेकिन परिवारवाद राजाखेड़ा में है। ये वहाँ का यथार्थ है, वहाँ की जनता उससे मुक्ति चाहती है। मैं इसका जवाब दे दूं मैडम मीना जी, ये बार बार अनूप जी के परिवार को इंगित कर रहे हैं। अनूप जी मैं क्षेत्र की जनता से माथे पे बिठाती है, वोट देती है, चुनाव जिताती है, मताधिकार सुरक्षित है, हर व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है। इनके लोगों को क्यों नहीं जिताया? कोई ना कोई इसका गंभीर कारण होगा। क्या किसी का मतदान करने के वक्त उसका हाथ पकड़ा गया? उस परिवार के लोगों को क्यों जिताया? उस परिवार ने सेवा की होगी। बहुत अच्छी बात अभी मीणा साहब ने की थी कि भाई ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं डेडिकेशन हरीशचंद्र मीणा जी का उनके क्षेत्र में रहा होगा, तब क्षेत्र की जनता ने उनको विधायक चुना होगा। तो बार बार ये इंगित कर रहे हैं परिवार को उस परिवार में कोई क्षमता होगी। ठीक है, इतना उनका अधिकार है उनकी बात को रखना, और आपकी जिम्मेदारी है उसको काउंटर करना। बहरहाल बत्रा जी आप कुछ कह रहे थे, गुलाब बत्रा जी। मीना जी के ऊपर आपने कहा कि एक सवाल का जवाब नहीं, एक सवाल का जवाब। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। अभी एक सवाल के बारे में आपने मीणा जी पर कहा कि उन्होंने सवाल का जवाब एक राजनेता के रूप में उसको कर दिया। मैं उसमें एक इनपुट देना चाह रहा हूं। अभी जब राजस्थान में कानून व्यवस्था का मामला उठता है तो राजस्थान में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, चूंकि मीणा जी राजस्थान के डीजीपी रह चुके हैं, तो एक ये ठीक है कि एक विधानसभा क्षेत्र के से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो वो इस तरह के जो बहुत संगीन मामले हैं, मेरा अपना सुझाव है कि ऐसे मामलों में डीजीपी साहब को अपने पुराने अनुभवों के साथ साथ जो जांच अधिकारी है उनको कुछ इनपुट देके, डायरेक्शन दे करके उस चीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपको ध्यान हो तो डग झालावाड़ में और ताजिए बिजली के तारों से छू गए थे और 25 लोग मरे थे। मैं भैरव सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ वहां गया था स्टेट प्लेन से, और जब डग झालावाड़ हम पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी भैरव सिंह जी खुद चूंकि पुलिस सेवा में रह चुके हैं, आप ताज्जुब करेंगे, उन्होंने सारा मौका मैना करके जो उसमें संबंधित अधिकारी, मुझे ख्याल है संभव था उस समय मीणा जी के बड़े भाई वहां थे, आईजी डीआईजी थे उस समय, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। यानी उन्होंने भैरव सिंह जी ने उनको पूरे तरीके से कि इस एंगल से भी आपको जांच करनी है, इस एंगल से भी जांच करनी है। तो मैंने मजाक में कहा भैरव सिंह जी से कि आपकी पुलिस की अभी आदत गई नहीं क्या? तो मेरा सजेशन केवल इतना ही था कि मीणा जी जब इस तरह के, चूंकि सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, जब कानून व्यवस्था आती है तो राजस्थान का सवाल आ जाता है। केवल ये नहीं कि सत्तारूढ़ दल, पूरे देश में प्रतिष्ठा होती है राजस्थान की। तो उस समय ऐसे अनुभवी जो लोग हैं, वो जो इस तरह के बहुत गंभीर और संगीन मामले होते हैं कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, उसमें ऐसे जैसे अधिकारी है वो जांच अधिकारी को अपने एक मित्र के नाते या एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने अनुभव से लाभान्वित कर सकते हैं, और उसका एक लाभ राजस्थान को मिल सकता है। मेरा केवल ये सुझाव था। जी निश्चित रूप से हरीशचंद्र मीणा जी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी पूर्व यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। राजेंद्र सिंह धोलिया जी, लेकिन मेरा सवाल इस प्रदेश की जनता, राजस्थान की और देश की जनता, अर्जुन राम मेघवाल आज बहुत सफल कानून मंत्री के रूप में, बहुत सफल राजनेता के रूप में देश में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी पार्टी के लोग इस सवाल उठाते हैं। आज उनकी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि
अर्जुन राम मेघवाल बड़े नेता कैसे हो गए? वो तो ब्यूरोक्रेसी से आए और एक तरह से उन्हें जिम्मेदारी मिल गई अचानक से, तो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेतागण तो रह गए। और ये चर्चा सब जगह होती है, आई एम श्योर आप सब लोग भी इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं अलग अलग मौके पर, लेकिन उसके बाद भी एट द सेम टाइम ये भी उतनी ही सही बात है कि आप लोगों के अनुभव से राजनीतिक दल अपने राजनीतिक सोच और संदेश को बेहतर बनाना चाहती है और इसलिए आप सबकी जगह बनती है। लेकिन राजेंद्र सिंह धोलिया जी, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? पवन जी ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने बहुत लंबी तैयारी की, पिछले 20 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं राजनीति में आए उससे पहले? मैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहा हूं, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा हूं। और मीना जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अर्जुन राम जी का उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने समय से पहले अपने आप को इस समाज की सेवा में, राजनीति के अंदर अपने आप को समर्पित करके अपने पुरुषार्थ के बल पर वहां पे उनको संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए अपना काम करने की क्षमता का दिखाई, और उसी कार्य क्षमता के आधार पर उनको आज कानून मंत्री बनाया गया। और भी इनके अलावा जैसे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ अगर सेना के अंदर थे और उनको समय से पहले रिटायरमेंट लेके अपनी कार्यक्षमता का परिचय उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के अंदर दिया। आज हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने भी रेल मंत्रालय को बखूबी वो निभा रहे हैं। मीना जी, ये डिपेंड करता है कि पार्टी किस प्रकार से इन्हें विशिष्ट प्रतिभा के धनी जो प्रशासनिक अधिकारी होती है उनका सदुपयोग किस प्रकार से करे। आज राजस्थान के अंदर किस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। लेकिन और आप जैसे अनुभवी हरीश जी, आप मुझे बोलने दीजिए जरा, मैं आपकी कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आता हूँ। आप एक बार मेरे को बोलने दीजिए, मैं आप बोलने से बीच में नहीं बोलता था। मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से जिस प्रकार का माहौल हो रखा है। और हरीश जी जैसे विशिष्ट प्रतिभा के धनी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, उनका बखूबी इस्तेमाल करें तो राजस्थान की हालत नहीं होती। आपके पास इस प्रकार से बहुत ही प्रतिभाशाली ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, यदि ब्यूरोक्रेट का फायदा उठाते तो राजस्थान के हालात ये नहीं होते। दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए। हमारे न्यूज 24 में ऐसी बहस नहीं होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ जब एक कोई भी स्पीकर बोल रहा है तो दूसरा पेशेंस के साथ सुनेगा और अपनी बारी का इंतजार करेगा। अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट समय आप सब लोगों का है, हमारे दर्शकों का है, हमारी पूरी टीम का है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सो प्लीज अनूप जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनको अपनी बात कहने का हक है, आप उनको अपनी बात कहने दीजिए। और एट द सेम टाइम राजेंद्र सिंह जी, आपको भी, आप लोग दोनों सुन ही नहीं रहे। राजेंद्र सिंह जी, आपको ये समझना होगा कि हमारा आज का विषय क्या है। आप विषय से भटकेंगे तो दूसरे साथी जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनको भी आवेश आना स्वाभाविक है, उनको भी गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप विषय से अलग जा रहे हैं। आज का विषय है ब्यूरोक्रेट्स जब राजनीति में आते हैं तो राजनीतिक दल और राजनीति को और देश को, समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम सिर्फ इसी तक फोकस रहें। आप प्लीज अपनी राजनीतिक दलों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की, इंसिडेंट्स की चर्चा करने की यहाँ प्लीज मत करिए। मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा था राजेंद्र सिंह धोलिया जी, अगर आप उसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं वही करूंगा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं वही बात कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हैं और उनकी प्रतिभा के आधार पर पार्टियां उनको ज्वाइन करवाती है। यदि हमें क्षमता हो तो उन प्रतिभाओं का बखूबी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सीधा से यही था। और आपने जैसे अर्जुन राम जी का उदाहरण दिया, अब आरोप लगाने की, प्रत्यारोप लगाने की, वो तो लगाने वाले ही बता सकते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लगाया होगा। मैं तो यही कहता हूं कि ऐसी विशेष प्रतिभाओं को जब अपन पार्टी के अंदर लाते हैं तो उनका भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अर्जुन राम जी पे आप बात करें आरोप की, मैं मानता हूं कि वो उसकी परवाह नहीं करके वो काम में लगे जो उन्होंने पार्टी को सौंपा है। आज वो कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप संस्कृति मंत्रालय जो उनके पास है और भारत को सांस्कृतिक वैभव पे पहुंचाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं, आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। और अपनी बात, मैं जब उस बात पे कहता हूं कि भी सदुपयोग करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों का, तो ये सक्षम रहे तो इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है, करिए ना। इतना सा कहना चाहता हूं। इस बात पर तो सभी सहमत है राजेंद्र जी।
इस बात जी। पर तो सभी सहमत हैं कि उनकी क्षमताओं का, उनकी योग्यता का, उनके अनुभव का फायदा होता है देश को भी, राजनीति को भी, समाज को भी, लोगों को भी। इस बात पे तो किसी को कोई दो राय कई जगह राजनेताओं चर्चा। को। अनूप ठाकुर जी प्लीज, अनूप ठाकुर जी पेशेंस के साथ अब बोलिए आप अपनी बात। इस विषय पे मैं बात बताना चाहता हूँ। कई तरीके से उपयोग होते हैं। अभी ये अर्जुन राम मेघवाल जी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने कई सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उठाकर सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। उनकी कार्य क्षमता क्या थी, क्या नहीं थी, वो नहीं देखा गया। उन लोगों से कहाँ लाभ लिया जा रहा है। रिजर्व बैंक के सर्वोच्च अधिकारी को बदल दिया गया था, उनका उपयोग कैसे किया गया। उर्जित पटेल आ जाए, ये चल जाए, कैसे क्या हुआ, वो एक उपयोग वो भी है। उन चीजों पर भी पत्रकार पुष्पा जी बैठी हैं, और भी बत्रा साहब भी अभी साथ में थे। तो ऐसा उपयोग भी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर से जो लोगों को उठाया माननीय मोदी जी ने और सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के बिठा दिया, और वो उन लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं जो माननीय मोदी जी चाहते हैं। अडानी जी हो, अंबानी जी हो, या उनके जो चहेते लोग वो लाभान्वित हो रहे हैं। मीना जी बुलवाओगे क्या? कहीं पूरी बात सुन लें। जब आपने विषय बदलने का प्रयास किया है, मैं आंकड़ों और तथ्यों सहित बात करता हूं। ये पूरा देश गवाह है। जब देश में नोटबंदी की कार्यवाही चल रही थी तो रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदलने की आवश्यकता क्यों हुई? सेवा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा कौन से पार्लियामेंट से चुनाव लड़ी, कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ी? विशेष अनूप जी आप विषय से पूरी तरह हट चुके हैं। अनूप जी आप विषय से पूरी तरह हट चुके हैं। मैं विषय पे ही बात कर रहा हूँ। अधिकारियों का उपयोग और दुरुपयोग दोनों पे इंगित कर रहा हूँ मैडम। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि उनका उपयोग राजनेता किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे लोगों ने वैसे नहीं किया। मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने पूरे विश्व में उदाहरण पेश किया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने क्या क्या किया वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जो गवर्नर बदले गए नोट बंदी के वक्त, क्या पूरा देश गवाह नहीं है? क्यों हुआ ऐसा? क्या वो सदुपयोग था इस देश के लिए? मैडम, जब विषय है कि नोटबंदी जैसे फैसले जब अधिकारी कह रहा है कि मीना जी डिबेट किस पे? नहीं डिबेट किस पे? मैडम ये मैडम नहीं, ये भाषण सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। भाषण सुनने के लिए हम नहीं बैठे यहाँ पर। ऐसे नहीं चलेगा मैडम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1 घंटे की डिबेट में 3 मिनट के लिए मत बुलाया करो। ये कोई फिर हम बीच में बोलेंगे तो आप कहेंगे बीच में बोलते हैं। हम वैसे अधिकारी नहीं लाते, हमारे पास तो उदाहरण है। मीणा साहब बैठे हुए हैं क्षेत्र में। इनका उदाहरण तो मनमोहन सिंह जी स्वयं है। इनका उदाहरण तो मनमोहन सिंह जी स्वयं है, जो रिमोट के द्वारा इन्होंने 10 साल तक भारत की सरकार को चलाया है। और इन्होंने मनमोहन सिंह जी के अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गांधी जी कहाँ गए थे उस समय? राहुल गांधी ने दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं दोनों का ऑडियो बंद है, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है कि प्लीज आप अपनी बात को ठीक से रखिए। समय वैसे ही कम होता है, आपको नहीं सुना जा रहा है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बहुत संक्षेप में जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के अनूप जी ने जो बात कही, अनूप ठाकुर ने, कि ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के लोग, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ब्यूरोक्रेसी के जिस तरह के लोगों को लाया जाता था वो समाज सेवा से या ईमानदार छवि के, या उन्होंने जो भी अपनी उसकी डिफाइंड डेफिनेशन की है, बीजेपी उस तरह के लोगों को नहीं ला रही है, बल्कि उनका जो इशारा है, बस सिर्फ इसी पर जवाब दीजिएगा मुझे। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस संगठन ईमानदार अधिकारियों का इसी तरीके से बदनाम करती है मीना जी, इसी तरीके से। इसीलिए ईमानदार अधिकारी कांग्रेस में नहीं जाते हैं। जो जनता की सेवा के लिए आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। इनके यह साबित करता है। मनमोहन सिंह जी के बारे में पूरा वर्ल्ड कहता था बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, लेकिन इन्हीं के शहजादे ने मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश जब फाड़ा था, सार्वजनिक रूप से मंच के ऊपर फाड़ा था, तब पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा थी कि किस प्रकार से ये लोग अपने प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं। वो आज ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं।
वो आज ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं लास्ट बात कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, सभी का सम्मान होना चाहिए। हमारे ब्यूरोक्रेट भी हमारे समाज की सेवा करके आए हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे अपने हैं, वो हमारे ही समाज के अंग है, समाज में सेवा करना चाहते हैं, तो उस मुद्दे पर बोलिए आप। लेकिन मुद्दे पर नहीं बोलेंगे ये इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। 4.5 साल में 4.5 साल में बताने के लिए कुछ होता तो अपनी योजनाएं गिनाते। अभी ये योजनाएं गिनाने का काम करते हैं, हमने ये किया, नहीं करेंगे क्यों? किया तो कुछ है ही नहीं। जी बस मैं एक बहुत छोटा सवाल तीनों ब्यूरोक्रेट से करना चाहूंगी, हालांकि समय हो चुका है। हरीश चंद्र मीणा जी, बहुत संक्षेप में, जब आप किसी राजनीतिक दल का चयन करते हैं, आपने जब किया था तो क्या सोच के? मेरा खुद का निर्णय ये होता है कि जब मैं जहां अपने स्वतंत्रता से अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं, जहां अपनी बात रख सकूं और जहां मेरी बात की सुनवाई हो, मैं करता हूं। जहां जो मेरा कर्तव्य है मुझे राजेंद्र सिंह धोलिया जी, आपने पार्टी का चयन क्या सोच के किया था? मैंने पार्टी का चयन इसलिए किया कि जो पार्टी जिस पार्टी की विचारधारा के अंदर राष्ट्रवाद भरा हुआ हो और जिसमें भारत माता को परम वैभव पहुंचाने का जो सपना लेकर हमारे पुरोधा चले हैं, उनकी विचारधाराओं से उत्प्रोत होके, उससे प्रेरित होके मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और उस पार्टी के सेवा में अनवरत रूप से मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, ओज की कविताएं भी लिखता हूँ, और जिस तरह की राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सरकार ने काम किया है। आज हम लोग न्यूयॉर्क में जाते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर, पेरिस में एफिल टावर पर, एक बात आती है, वहां व्यक्ति आता है, अच्छा आप इंडिया से आए हैं, नरेंद्र मोदी। एक ऐसा मजबूत नेता हमारे पास है आज देश में, जो दुनिया में पहचान भारत की थी। ब्यूरोक्रेट भी इसी समाज से आते हैं, उनकी भी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि होती है, सोच होती है। गुलाब बत्रा जी चले गए। पुष्पा गोस्वामी जी, बहुत संक्षेप में एकदम आखिरी टिप्पणी, जिस वैचारिक सोच के साथ ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आते हैं, उस पर बने रहते हैं। अनुभव आपका अब तक का, कुछ तस्वीरें जो आपने देखी है, कुछ लोगों के काम को आपने देखा है? नहीं, जो वो प्रशासनिक अधिकारी जिस धारणा से आते हैं, तो वो उस पार्टी में गुणवत्ता में तो वृद्धि करते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जैसे संख्या बल पे ध्यान नहीं देके और गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास इतने सदस्य आ गए या इतने ब्यूरोक्रेट्स हमारे पास आ गए, इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देके और गुणवत्ता पे जोर देना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए कितना लाभदायक है या इसकी विचारधारा से हमारे समाज को या राष्ट्र को क्या फायदा होगा। जी गुलाब बत्रा जी, बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल, जब ब्यूरोक्रेट्स आने की राजनीति में तैयारी करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए भी उनके काम में प्रभाव पड़ता नजर आता है? आपने अपने अनुभव में देखा है? देखिए, जब जिताऊ उम्मीदवार आते हैं तो फिल्मी दुनिया से भी उतारे गए हैं पैराशूट उम्मीदवार, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अनुभव है उनका, जो प्रशासन से राजनीति में आए और जनप्रतिनिधि बने हैं, निश्चित रूप से अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है, उन लोगों ने अपनी अनुभव से, प्रशासनिक क्षमता से, सामर्थ्य से अपने क्षेत्र को और जो उनको कार्य सौंपा गया है, जो भी जिस भी सरकार में है, वो उसका उनको लाभ जरूर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है राजस्थान के हर रंग से राजस्थान के लोगों को और देश तक परिचित कराएं। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे मरुधरा की बात में। तब तक नमस्कार।